गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 था जो आपका इकोनॉमिक्स का, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे। अब आज उसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। टेरिटरी सेक्टर इज़ नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंस रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू एग्री? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आंसर में देखिए बेटा क्या दिया हुआ है। नो, आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट टेरिटरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंस रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब हम ऐसा नहीं मानते हैं कि टेरिटरी सेक्टर ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। द टेरिटरी सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड वास्टली टू द इंडियन इकोनॉमी। काफ़ी वास्टली उसने इंडियन इकोनॉमी के अंदर अपना पार्टिसिपेट किया है। स्पेशली इन द लास्ट 2 decades, in the last decades the field of information technology has grown, है ना। IT टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा बढ़ती जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें। एंड consequently the GDP share of the tertiary sector has grown from around 40% in 1973 to more than 50% in 2003। मतलब 1973 में जो स्थिति थी कि 40% था जीडीपी में इसका अमाउंट, और 2003 में आकर ये 50% अमाउंट तक यहाँ पर बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हु आर दिस। जो सर्विस सेक्टर है इंडिया में वो 2 टाइप में डिवाइड कर गए हैं, कौन कौन से हैं वो ये बताना है। द सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय द फॉलोइंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ, दे आर the people involved in the service that may directly help in the production of goods. For example, people involved in the transportation, storage, communication and finance, है ना। मीन्स ऐसे में डिवाइड कर दिया जहाँ पर वो डायरेक्ट फूड जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से चीज़ें आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, जो गुड्स है उसका स्टोरेज आ गया, गुड्स के लिए जो कम्युनिकेशन चाहिए वो आ गई, और फाइनेंस जो चाहिए उसके लिए जो पैसा चाहिए वो इसके अंदर आ गया बेटा। नेक्स्ट है द पीपल इन्वॉल्व इन सच सर्विस दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, है ना। अब जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करते प्रोडक्शन ऑफ गुड में, दैट इज़ एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे उसके, टीचर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, कोबलर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। दे मे बी टर्म एज अ ancillary worker, means those who give service to the primary service provider, है ना। जो भी प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, बार्बर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, उनके लिए सर्विस प्रोवाइडर का वर्क करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इनडायरेक्टली हेल्प हो जाएगी। डायरेक्टली हेल्प तो नहीं कर पा रहे हैं कि सब वही काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी वो उसकी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब जो वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स रहते हैं उसके अंदर उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है ना, मतलब उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। तो इससे आप एग्री हैं या नहीं हैं? तो देख लेते हैं। यस, वर्कर आर एक्सप्लॉयटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दिस वुड बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। There is no fixed number of working hours. The workers normally work 10 to 12 hours without paid overtime, है ना। काफ़ी सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती है बेटा जहाँ पर ओवर टाइम नहीं दिया जाता वर्कर्स को, और उनसे 10 to 12 आवर्स तक वर्क जो है वो करवाया जाता है। तो ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन ही हो गया। नेक्स्ट है, दे डू नॉट गेट अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम द डेली वेजेस। अब कोई नए अलाउंसेस उनको नहीं मिलते, सिर्फ डेली वेजेस जो मिलता है उनको वही दिया जाता है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द लेबर्स आर नॉट फॉलोड देयर। जो भी गवर्नमेंट ने रूल और रेगुलेशंस बनाए हैं उनको वहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा, देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी जो ऑर्गेनाइजर है वो उनको वहाँ से निकाल सकता है। नेक्स्ट है, जॉब आर हाउ लो पेड। द वर्कर्स इन दिस सेक्टर आर generally illiterate, ignorant and are unorganized, so they are not in a position to bargaining ऑफ और सिक्योर गुड वेजेस, है ना। अब वहाँ पर क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, काफ़ी उनको इग्नोर भी किया जाता है, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके पास में खुद के भी कुछ उन्होंने मतलब बनानी रखी होती है कि किस तरीके से हमें वर्क को ऑर्गेनाइज करना है। तो क्या होता है, वो बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते कि नहीं हमें इतने नहीं इतने पैसे चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो जाता, और उनकी जो वेजेस है वो काफ़ी कम मिलता है उन्हें। बीइंग वेरी पुअर, दे आर ऑलवेज हैवीली इन डेब्ट, सो दे कैन बी ईजिली मेड टू एक्सेप्ट लोअर वेजेस। अब काफ़ी पुअर होते हैं इसलिए वो लोअर वेजेस में भी क्या होता है बेटा, काम करना वहाँ पर एग्री कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द एक्टिविटी इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। इसका आंसर देख लीजिए बेटा। On the basis of employment condition, the activities in the economy are classified into organized and unorganized sector। दो तरीके से हमने क्लासिफाइड किया है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर, दिस सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेज विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी इंटरप्राइजेज जो कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है बेटा, रजिस्टर्ड होती है, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, और उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं गवर्नमेंट में उनको फॉलो करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, गेल एक्सेट्रा, है ना। जो गेल इंडस्ट्री है, मतलब ये उससे रिलेटेड है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ये जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ये फॉलो करती है। नेक्स्ट है बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इट इज़ इंक्लूड दोज स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कॉन्टेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नेवर फॉलोड हियर। वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस तो होते हैं लेकिन वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कैजुअल वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन शॉप एक्सेट्रा। इन दिस सेक्टर देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी एंड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो वेरी टफ, है ना। मतलब जॉब सिक्योरिटी तो होती नहीं है। किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपने काम कर लिया, छोटी मोटी दुकान पर आपने काम कर लिया, है ना, किसी कपड़े की दुकान पर आपने काम कर लिया, तो यहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, और वर्किंग आवर्स भी नहीं मिलेंगे, और जॉब करना भी काफ़ी वहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, टफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब क्या उनकी कंडीशंस रहती है, उसको आपको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर वास्टली डिफरेंट। काफ़ी डिफरेंट होता है, हमने अभी देख ही लिया, आगे के जितने क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ कंपनीज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड हैंस इट ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी, पेड हॉलीडे, पेंशन, हेल्थ एंड अदर बेनिफिट्स एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर है तो उसकी जो कंपनी होगी वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर मिलेगी, आपको वहाँ पर पेड हॉलीडेज़ मिल सकते हैं कि अगर आपको छुट्टी लेना है तो उस दिन के भी आपको पैसे मिलेंगे, पेंशन मिलेगी आपको, हेल्थ कवरेंस होगा, दूसरे बेनिफिट्स मिलेंगे, और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे कि इतना आपको वर्क वहाँ पर करना है, एंड एक्स्ट्रा पे फॉर ओवर टाइम। और अगर आप उस फिक्स्ड वर्किंग आवर्स से 1 घंटा ज़्यादा भी वर्क करते हो तो उसमें आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ अ होस्ट ऑफ अपोजिट, है ना, काफ़ी अपोजिट है उससे। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, नो पेड हॉलीडे और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, है ना। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेड हॉलीडेज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, पेंशन नहीं मिल सकती, रिटायरमेंट का ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहता अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। नो बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड और हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद कोई आपका पीएफ का नहीं होता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता उसकी तरफ से। अनफिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स कोई फिक्स नहीं होती कि आपको इतने से इतने घंटे ही वर्क करना है, एंड नो गारंटी ऑफ सेफ वर्क इन्वायरमेंट, और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं रहती कि जिस इन्वायरमेंट में आप वर्क कर रहे हो वहाँ पर वो सेफ़ हो।